नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित सिंह रावत और दोस्तों यहाँ पे आज के इस लेक्चर में ज्ञानचंद और भारती चंद इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड में जो नायक जाति है उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर वो पॉइंट समझेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास से। ये हमारी पिछली क्लास थी जहां पे हमने शुरुआत की थी चंद शासक के बारे में, और इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें थी आप यहाँ पे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आत्मचंद, पूर्णचंद वगैरह, वीणाचंद, वीरचंद वगैरह, तो त्रिलोक चंद तक पिछली क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और आज के इस क्लास में हम अभय चंद से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभय चंद की बात करें तो यह 28वां राजा था, यानी 28वां चंद राजा था। और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभय चंद चंद वंश का पहला ऐसा शासक हुआ जिसने अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला चंद शासक कौन था जिसने अपना एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया था, तो वह कौन था? अभय चंद था। अभय चंद 28वां राजा था और अभय चंद की मृत्यु के बाद 29वां चंद शासक के रूप में ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है। ज्ञानचंद से इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों, इसके समकालीन जो दिल्ली शासक है, पहला है फिरोज शाह तुगलक और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वह नसीरुद्दीन महमूद शाह। और भी शासक है लेकिन इंपॉर्टेंट यह है नसीरुद्दीन महमूद शाह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और इसी समय जो तैमूर लंग था वह गढ़वाल क्षेत्र पर भी आक्रमण करने आया था, हरिद्वार क्षेत्र पर आक्रमण करने आया था। तो पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय कुमाऊं में कौन सा चंद शासक था, तो कौन था? ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद के कार्यकाल की बात करें तो 1365 से लेकर 1419 या 1420 है। कुछ इतिहासकार 1419 मानते हैं, चाहे बद्रीधर पांडे जी की बात करें, और अन्य इतिहासकार की बात करें तो 1420 मानते हैं। फिलहाल हम अजय राव सर के अनुसार चल रहे हैं। 1365 से लेकर 1420 तक ज्ञानचंद का कार्यकाल था। अब यहां से आप देखें कि 1365 से 1420 यानी सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला जो चंद शासक था वो ज्ञानचंद था। और यह प्रश्न यूकेएसएससी या फिर यूकेपीएससी ने अभी हाल ही के जो एग्जाम हुए वहां पे पूछा था कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला जो चंद शासक था वह कौन था, तो ज्ञानचंद था। इसे ज्ञानचंद प्रथम भी कहते हैं या फिर गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट और फैक्ट की बात करते हैं कि तराई क्षेत्र को जो पुनः प्राप्त करने के लिए यह जो ज्ञानचंद था यह दिल्ली के फिरोज शाह के दरबार में गया और वहीं पर फिरोज शाह द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तो गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दी गई थी। कहां पर दी थी? दिल्ली के दरबार में दी थी। तो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई। और इसके बारे में एक फैक्ट और बनता है कि यह सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गरुड़ से यह पता चलता है कि यह किसका उपासक रहा होगा? भगवान विष्णु का उपासक रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राजकीय चिन्ह की, जैसे यहाँ पे गरुड़ है, लेकिन चंद राजवंश के जो अन्य शासक है या फिर शुरुआती शासक है उनका जो राजकीय चिन्ह था वह क्या था? गाय था। तो यह भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए। चंद वंश के हमें 3 अभिलेख मिलते हैं। देखिए दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है वह दूसरा अभिलेख है मझेड़ा ताम्रपत्र। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है। मझेड़ा ताम्रपत्र में इसे राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। और गोभासा ताम्रपत्र में इसने देवराज तिवारी को भूमि दान दी थी। तो 3 ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। मझेड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों मझेड़ा जो ताम्रपत्र है वह हमें सोर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और इस ताम्रपत्र के प्राप्त होने के बाद हमें यह पता चलता है कि यह पहला शासक था जिसने सोर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। नहीं तो अभी तक क्या मान के चलते थे कि जो भारती चंद थे उसने सोर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। क्योंकि मझेड़ा सोर क्षेत्र से प्राप्त हुआ तो इससे साबित होता है कि ज्ञानचंद यहाँ पे शासन क्या होगा, और यहाँ पे शासन क्या होगा तभी तो इसका ताम्रपत्र है। तो इस आधार पर सोर क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक है वो ज्ञानचंद है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें करते हैं ज्ञानचंद से संबंधित। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो सेनापति है वह है नीलू कठायत। और नीलू कठायत को जो ज्ञानचंद है उसने कुमैया खिलत की उपाधि भी दी थी। दोस्तों जो नीलू कठैत है वो काफी अच्छा जो सेनापति था इसका ज्ञानचंद का था, लेकिन नीलू कठैत की हत्या खुद ज्ञानचंद द्वारा ही करा दी गई। इसके पीछे कुछ दरबारी षड्यंत्र रहा, यानी जो ज्ञानचंद था इसके और भी जो सेना मंत्री थे, जैसे एक था जस्सा कमलेखी, इसने मतभेद पैदा कर दिए नीलू कठायत और किसके बीच में? ज्ञानचंद के बीच में। अब जब मतभेद पैदा करे तो ज्ञानचंद को इसने उकसाया और ज्ञानचंद ने उकसावे में आकर जो नीलू कठायत थे उसके बेटों की आंखें निकलवा दी। अब जब इसने आंखें निकलवा दी यह बात नीलू कठायत को पता चली तो नीलू कठायत ने जो जस्सा कमलेखी है उसकी हत्या कर दी। फिर बाद में थोड़ा मामला शांत हुआ तो राजा ने यह बात स्वीकार की कि मैं इसके बहकाव में आ गया था जस्सा कमलेखी के, और जस्सा कमलेखी के बहकाव में आने के बाद राजा क्या करता है? इससे माफी मांगता है और दोबारा इसे नीलू कठायत को सेनापति बना देता है। लेकिन अब सेनापति जब बना देता है तो फिर जो ये चंद शासक है यानी ज्ञानचंद है इसे भय रहता है कि कहीं अब यह मेरी भी हत्या न कर दे। तो हत्या के डर से फिर दोबारा क्या करता है कि नीलू कठायत की भी हत्या करा देता है।
तो यहाँ पर नीलू कठैत की हत्या खुद ज्ञानचंद द्वारा ही कराई गई थी। दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में और बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जन विरोधी राजा था और जन विरोधी होने के कारण इसने जो यहाँ के जो जमींदार थे उनके हाथे जो इनकी प्रजा थी उन्हें सौंप दिया था। और यह जो जमींदार थे वो प्रजा पर अत्याचार करते थे, काफी टैक्स लगाते थे। तो इससे काफी परेशान होकर जो अन्य जो रायकर थे वो राजा के पास आते हैं, लेकिन राजा मना कर देता है, उनकी बात को मना कर देता है, उन्हें अनदेखा कर देता है और उल्टा और कर लगाना इन पर शुरू कर देता है। तो इसे काफी परेशान होकर जो क्षेत्रपाल है या फिर जो अन्य रायकर है बाद में विद्रोह करते हैं और फिर इसकी गरुड़ ज्ञानचंद की हत्या भी करवा देते हैं। अब गरुड़ ज्ञानचंद की जब हत्या हो जाती है तो बद्रीदत्त पांडे जी बताते हैं कि हरिश्चंद्र ये गद्दी पर बैठे लगभग 6 महीने साल भर के लिए गद्दी पर बैठे, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वह है उद्यान चंद जब गद्दी पर बैठा तो इसने जो ज्ञानचंद ने पाप किए थे उसे प्रायश्चित करने के लिए भूमि दान दी। बालेश्वर मंदिर का इसने जीर्णोद्धार भी कराया था और कहा जाता है कि कुंज शर्मा के सहयोग से इसने जीर्णोद्धार करवाया था। अब दोस्तों उद्यान चंद के बाद विक्रमचंद गद्दी पर बैठता है और जो 1423 से लेकर 1437 तक शासन करता है। इसके हमें 2 लेख मिलते हैं, एक बालेश्वर मंदिर से और एक चंपावत लेख से। लेकिन यह जो राजा हुआ जो विक्रमचंद है ये थोड़ा विलासी प्रकार का राजा हुआ। तो भारती चंद जो इसका भतीजा था ये इसे क्या कर देता है कि भगा देता है और खुद क्या करने लग जाता है, वहां पे राज करना शुरू कर देता है। अब भारती चंद के कार्यकाल की बात करें तो 1437 से लेकर 1477 तक इसका कार्यकाल था। एग्जाम की दृष्टि से भारती चंद से केवल 2 इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला इंपोर्टेंट यह बनता है कि भारती चंद एक प्रतापी शासक हुआ जिसके लोक गाथा और पवाड़े कुमाऊं क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं, यानी इसके पवाड़े मिलते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। और इसका एक प्रसिद्ध द्वंद्व युद्ध हुआ था जो कुमाऊं की जो वीरांगना थी जिसका नाम था भागा धोन्यान, उसके साथ इसका द्वंद्व युद्ध हुआ था। और यह द्वंद्व युद्ध के वर्तमान में भी क्या होते हैं, पवाड़े गाए जाते हैं, लोक गाथाएं गाई जाती हैं। तो एक इंपोर्टेंट प्रश्न यह है। और दूसरा इंपोर्टेंट की बात करें तो डोटी राजाओं के विरुद्ध इसने 12 वर्ष से युद्ध किया था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जो भारती चंद था वो एक स्वतंत्र राजा था, यानी स्वतंत्र राजा बनना चाहता था। और स्वतंत्र राजा बनने के लिए इसने रेखा राजाओं को कर देना अस्वीकार किया, क्योंकि इससे पहले के जो राजा थे वो कर देते थे, मांडलिक राजा के रूप में थे। और नेपाल नरेश को या नेपाल के जो डोटी राजा थे उन्हें क्या देते थे, कर दिया करते थे। लेकिन इसने अस्वीकार किया और उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और जिसमें इसे विजय 1451 और 52 में प्राप्त हुई। और इस 12 वर्षीय युद्ध के समय यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति हुई। बोला जाता है कि जब यहाँ पे ये 12 वर्षीय युद्ध हुआ था तो इस समय जो इनके जो सैनिक थे उनके द्वारा जो यहाँ की जो डोटी जो महिलाएं थी इनके साथ अवैध संबंध स्थापित हुए और इनके कारण जो संतानें उत्पन्न हुई वे नायक जाति से संबंधित थी, इन्हें नायक जाति कहा गया। नायक जाति से एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो यह है। सबसे पहला है कि नायक जाति का अस्तित्व उत्तराखंड में 15वीं शताब्दी में माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है कि इस जाति में पहले कुप्रथा होती थी कि इसमें कन्याओं का विवाह नहीं कराया जाता था और कन्याओं को वेश्यावृत्ति के कुकर्म में धकेला दिया जाता था। इसके अलावा बात करें तो इस कुप्रथा को दूर करने के लिए जो सर्वप्रथम कार्य उठाई थी, आवाज उठाई थी, वो दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, यानी आर्य समाज द्वारा की गई थी। और फिर बाद में धीरे धीरे इसके सुधार की बात की गई और इस प्रथा को सुधार है तो सबसे पहले 1919 में नायक सुधार समिति बनाई गई और यह समिति आर्य समाज व अन्य संस्था द्वारा बनाई गई थी। और इसी क्रम में सुधार करते हुए आगे बात करें तो ठाकुर मसाल सिंह द्वारा संयुक्त प्रांत के विधान परिषद में 11 सितंबर 1924 को एक प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव के अनुसार जो नायक बालिका है उनका सुधार करना था और शीघ्र ही नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों में सुधारवादी कमेटियां भी स्थापित करना था। और इसी के आधार पर दोस्तों नवंबर 1924 में नायक सुधार समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष पी विडम जो उस समय के तात्कालिक जो कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, वो बना गए। अब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि इसके जो अन्य सदस्य थे जैसे मसाल सिंह, जीबी पंत हो गया, जंग बहादुर हो गया, मुकुंदलाल और भी सदस्य थे। लेकिन दोस्तों कुछ किताबों में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो एनसी स्ट्रिप को बताया गया है। ये थोड़ा विवादित लग रहा है थोड़ा प्रश्न, फिर भी इन दोनों को आप याद रखें, पी विडम भी और एनसी स्ट्रिप भी। अब अगर और बात करें तो 1 फरवरी 1929 को नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। 1 फरवरी 1929 को नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया गया। नायक जाति के सुधार हेतु यह सबसे इंपॉर्टेंट कदम था 1 फरवरी 1929 को। अब यहां पर एक बात और आती है कि 20 जून 1929 को लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा यानी मासी के आसपास गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि नायक बालिकाओं का शुभ विवाह होना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और उन्होंने साथ में यह बात भी कही थी कि प्रत्येक औरत को सीता जैसा पवित्र भी होना चाहिए। तो यह बातें अपने भाषण में गांधी जी द्वारा कही गई थी। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही था। नायक जाति तक हमने डिस्कस करना था और यहाँ से नायक जाति से संबंधित या भारती चंद या ज्ञानचंद से संबंधित इतने ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।